Good morning everyone. Today we are discussing chapter 3 pair of linear equations in two variable. ये बहुत ही important topic है pair of linear equations in two variable. इस chapter में हम starting में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं ये अपनी क्लास 9 में भी चैप्टर 3 था हमारा लीनियर इक्वेशंस था ना, पेयर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो उसके हमने सॉल्यूशन और उसके बारे में पढ़ा था. अब उसी को थोड़ा सा आगे करेंगे. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी, यानी हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, दोनों लीनियर होंगी और टू वेरिएबल्स में होंगी. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर 8 to 10 मार्क्स कैरी करता है, 8 से 10 नंबर कैरी करता है. ये इसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप भी और मीडियम क्वेश्चन भी, तीनों क्वेश्चंस आएंगे. और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी. आगे जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो इस टाइप की जो सिचुएशंस हैं लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल वे आपको वहां पे बहुत देखने को मिलेंगी. तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. हम धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करके आगे एक्सरसाइजेस की तरफ इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले इसके नेम क्या बोलता है, इसका नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ ली है. लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. लीनियर का मतलब डिग्री 1. लीनियर पोलिनोमियल कैसा होता है? जिसकी डिग्री 1. पोलिनोमियल और इक्वेशन में सिर्फ ये इक्वल टू साइन का डिफरेंस होता है. अगर सिर्फ इतना लिख दो इसको ax प्लस by प्लस c, तो ये पोलिनोमियल है. ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या बनेगी? इक्वेशन. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन. और इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल हैं, x और y इन टू वेरिएबल्स. तो ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, बट हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. हमारे पास पेयर है इनका. ठीक है, तो हमें दो इक्वेशंस के बारे में स्टडी करना है. 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ये जो इक्वेशन आती है इसको हम ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं. ग्राफिकली प्लॉट करने से इसकी एक स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ आती है. ठीक है, हमने प्लॉट भी किए थे 9th क्लास में. ये थोड़ा सा वही करना बस हमें आगे. सेकेंड, अब पेयर में लिखनी है तो फिर इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. तरीका क्या है? पेयर में लिखनी तो इस टाइप के हमें दो इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी. तो इसमें जो कोएफिशिएंट्स हम ले सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. Pair of linear equations in variables x and y. x और y वेरिएबल है, दो इक्वेशन है हमारे पास ये. तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो गया हमारे पास. उसके बाद नेक्स्ट है जो ये कोएफिशिएंट्स हैं, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 all are real numbers. all are real numbers. ये सारे क्या हैं? रियल नंबर. a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे क्या हैं? रियल नंबर. लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं, क्योंकि अगर a1 0 हो गया तो यहां से ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा. हमारे पास ओनली इक्वेशन बचेगी b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन तो है, लीनियर भी है, बट वेरिएबल फिर उसके अंदर एक ही बचेगा, ओनली y. तो हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म पर पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y है वो नॉन जीरो होनी चाहिए. तो कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को a1 बोल लेंगे, सेकंड इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को a2. ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को b1 और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें y के कोएफिशिएंट को b2 बोलते हैं. ठीक है, जो कांस्टेंट बच गए वो c1 और c2. ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी और ये सेकंड इक्वेशन. तो इसलिए a1 a2 b1 b2 आर नॉन जीरो. इनके ऊपर ये कंडीशन और है
ये क्या है, नॉन जीरो। और एक बात और आपकी बुक में लिखी हुई है, वैसे वो लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने इनको नॉन जीरो बोल दिया। अगर आप देखो तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है ये बात। तो इसमें हमने जब ये लिख दिया ना कि a1 a2 नॉन जीरो है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1 b1 दोनों रियल नंबर है। कोई भी नंबर हो उनका स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर को प्लस करेंगे तो वो जीरो तो कभी हो नहीं सकता जब तक दोनों जीरो नहीं है। तो ये केस तो कभी अनसेटिस्फाई होगा, मतलब ये वैल्यू जीरो तक आएगी जब a1 और b1 दोनों जीरो हो। और a1 b1 को हम मना कर चुके हैं कि a1 b1 a2 b2 जीरो नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये चीज अपना लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अगर आपने ये पहले से लिख दिया a1 a2 b1 b2 आर नॉन जीरो, अगर ये नहीं लिखा है फिर आपको ये लिखना है, दोनों लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है तो देखिए घबराना नहीं है, ये क्या बात है, ये बिल्कुल सिंपल है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोबारा स्टडी करते हैं, दो वेरिएबल्स हैं तो x और y हमने दो वेरिएबल माने, लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री 1 होगी उनकी। यहाँ पे पावर क्या है, x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो डिग्री भी क्या है 1। डिग्री के बारे में पढ़ा ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो वेरिएबल दो है x और y, दोनों की पावर जो है वो 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ से हमारी 1। क्लियर। रियल नंबर्स हैं, जो कोफिशिएंट्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे क्या है रियल नंबर, लेकिन a1 b1 और a1 b1 a2 b2 जो कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कंडीशन और है। वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि ये सारे क्या है नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होंगे। अगर ये जीरो हो गए तो हमारे वेरिएबल वाली टर्म खत्म हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन की जो फॉर्म वो नहीं बचेगी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम इन इक्वेशंस के ग्राफ की बात करते हैं या सॉल्यूशन की बात करते हैं। 9th क्लास में जो इक्वेशन आती थी वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में थी। इसका जो भी ग्राफ बनता था वो स्ट्रेट लाइन होता था, ठीक है। और उसका जो सॉल्यूशन होता था, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन of linear equation is a point on the line representing it। सॉल्यूशन क्या होता था हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। उसके ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट उसके ऊपर रिप्रेजेंट होता वो कोई ना कोई पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता था, ठीक है। ऐसे ही अब हम इसका एक लाइन इसका स्ट्रेट लाइन में ग्राफ में इसकी एक लाइन आती थी। अब हमारे पास दो लाइन्स हैं, तो दो इक्वेशंस हैं, तो जब भी उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास दो लाइन्स आएंगी। तो वो दो लाइन्स किस तरीके की हो सकती हैं, तो जब ये तो 9th क्लास की बात थी, 10th क्लास में कैसे करेंगे इसको। अब पेयर में इक्वेशन आगे तो इक्वेशन किस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, x y की फॉर्म में, ये इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन हमने चेक कर लिया, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो पॉइंट सॉल्यूशन होते हैं। अब ये दो लाइंस हैं, जब भी हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दो लाइन आएंगे। दो लाइंस के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। फर्स्ट रिलेशन इज कि दोनों लाइन हो सकता है इंटरसेक्ट कर जाए। सेकंड रिलेशन हो सकता है दोनों लाइन पैरेलल निकल जाए, दोनों की दोनों। और थर्ड रिलेशन ये है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। कैसे, फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, intersecting lines, intersecting lines। ऐसी लाइन्स होंगी, मान लो कि एक लाइन फर्स्ट जो इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया और सेकंड का ग्राफ कुछ ऐसे हो गया। दो लाइन्स हैं, मैक्सिमम वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो यूनिक होता है, एक ही पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो जो ये पॉइंट है ना, इसके कुछ भी कोऑर्डिनेट होंगे, मान लीजिए x, y है, इस पॉइंट को इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन बोलते हैं। जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये तो केस फर्स्ट है, जरूरी थोड़ी कि हर बार वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी।
सेकंड केस में हो सकता है दोनों लाइन पैरेलल चली जाए, पैरेलल लाइंस हो सकता है ये लाइन का ग्राफ हो गया, दूसरी लाइन से पैरेलल चलेगी। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे जाकर कहीं तक भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसी इस बात की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड केस जो बचता है कोइंसिडेंट लाइंस, थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइंस। ये केस क्या होता है, जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, मान लो कि मैंने ग्राफ बनाया, ये लाइन बनी है, दूसरी लाइन किसी के ऊपर आती है, ये एज इट इज, तो इस केस में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, दूसरी लाइन हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हो। और एक लाइन के ऊपर देयर आर सो मेनी पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स देयर आर ऑन ए लाइन। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़नी है। स्टैंडर्ड जब इन जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनके ग्राफ प्लॉट होंगे, वो किस टाइप के होंगे वो स्टडी किया है पहले आपने। उसके बाद अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगी क्वेश्चन में, वर्डिंग में क्वेश्चन लिख के देगा, आपको उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना, वो सीखते हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.1 में गिवन है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कुछ बताया, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले आपकी एज जितनी थी उसकी एज का मैं 7 टाइम्स था। ठीक है। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. 3 years now, 3 साल के बाद मैं आपकी एज का कितना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स। 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था, और 3 इयर्स के बाद, 3 साल के बाद मैं आपकी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़नी है तो कंडीशन हर क्वेश्चन 2 इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन होंगी तभी 2 इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, जैसे इसमें 2 कंडीशन गिवन है ना, एक 7 साल पहले की कंडीशन है और एक 3 साल बाद वाली कंडीशन है, तो उससे हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर आपको? उसके बाद है रिप्रेजेंट दिस द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये जो सिचुएशन है इसको एक बार एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि इसको इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि जो भी हमारे पास ये एल्जेब्रिकली फॉर्म आएगी इक्वेशंस की, उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ में इसको डिनोट करके दिखाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों करनी है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी। सबसे पहले एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि बिना एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के हम ग्राफ तो उसका प्लॉट कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो, 2 चीजें हैं, आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है, उनकी एज की बात हो रही है, तो एक की प्रेजेंट एज x मान लो और दूसरे की प्रेजेंट एज y मान लो, वो आपकी मर्जी है। किसी की एज को x मान लो, किसी की एज को y मान लो। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आफ्ताब की एज को x इयर्स मान लेता हूं, जो प्रेजेंट एज है ना आफ्ताब, उसको x मान लेते हैं। राइट, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x इयर्स and present age of his daughter की मान लेते हैं y years। ठीक है, आफ्ताब की x years मान लिया और डॉटर की y years।
अब जैसा जैसे इसने बोला है वैसा वैसा फॉलो करो। क्या बोला है? 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। 7 साल पहले जो फादर है उसकी एज क्या होगी? x-7, यानी कि किसी की एज अगर आज 15 ईयर्स है तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 15 - 7 यानी कि 8 ईयर्स। अगर 7 साल बाद की बात करें तो हम उसमें 7 प्लस कर देते हैं, ठीक है। एज अगर हमारी पहले वाली बात करें तो माइनस करेंगे, बाद वाली बात करें तो उसको प्लस करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया आपका एज x-7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-7, और जो डॉटर है उसकी एज कितनी होगी? y-7, क्लियर है। ये मैं रफ ले रखा हूँ। आफ्ताब की एज 7 साल पहले x-7 और डॉटर की एज 7 साल पहले y-7। अब देखो फादर और डॉटर का जो रिलेशन है, चाहे आप 10 साल पहले की बात करो चाहे 10 साल बाद की बात करो, एज हमेशा फादर की ही ज्यादा होती है। इतनी बात सबको क्लियर है। उसने कहा है कि मैं आपसे उस टाइम 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड, आपकी जो एज है उससे मेरी एज 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी। यानी अगर आपकी एज उस टाइम पे 2 इयर्स थी तो फादर की, या 4 इयर्स थी तो फादर की उस टाइम पे 4 × 7 28 इयर्स थी, क्लियर आपको। तो देखो डॉटर की अगर 4 थी तो फादर की कितनी थी? 28। अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है तो मेरे को डॉटर की जो एज है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोनों जाके 28 = 28 हो गया। ये बात समझ में आई है? या फिर जो छोटी चीज होती है अगर उसको बड़ी के इक्वल लेके आना है तो उसमें या तो कुछ ना कुछ प्लस करते हैं या कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड और माइनस से तो वो छोटी हो जाएगी, क्लियर है। कोई भी छोटी क्वांटिटी है उसको किसी बड़ी क्वांटिटी के इक्वल करना है तो या तो उसमें कुछ प्लस करना होगा या उसमें कुछ मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन में जो वो टाइम्स की बात कर रहा है 7 टाइम्स यानी कि 7 गुना, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं डॉटर की एज कम है, अगर मैं डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो फादर की एज की इक्वल हो जाएगी। देन फादर और डॉटर दोनों की एज क्या हो जाएगी? बिल्कुल इक्वल। तो 7 साल पहले वाली एज, ये वाली एज नहीं, 7 साल पहले वाली, क्वेश्चन में 7 ईयर अगो की बात करूंगी। 7 साल पहले वाली एज, ये दोनों कब इक्वल होंगी? जब मैं डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात समझ में आई? डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फादर की एज के इक्वल होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? x-7 = 7 × y, 7y - 49। अब सबको इस साइड ले आओ। x-7, 7y साइड आएगा -7y और 49 इस साइड आएगा +42 = 0। तो x-7y 42 - 7, सॉरी 49 था ये, 49 - 7 कितना हो गया? 42 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके हिसाब से हमने एक इक्वेशन प्लॉट कर दिया। फिर क्या है? x-7y + 42 = 0। अब जो हमारी सेकंड कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सेकंड कंडीशन की देखिए 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। सेकंड कंडीशन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ x + 3, फादर की एज होगी, डॉटर की क्या होगी? y + 3। दोनों इक्वल कब होंगे? जब डॉटर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार किससे करेंगे? 3 टाइम्स। इस बार करेंगे मल्टीप्लाई हम 3 से, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 3 से। कितना हो गया? x + 3 = 3y + 9, x - 3y + 3, 9 इस साइड आके माइनस = 0, x - 3y - 6 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x - 7y + 42 = 0 और जो सेकंड इक्वेशन है वो x - 3y - 6 = 0। ये इन दोनों जो ये कंडीशन थी इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इनका ग्राफ प्लॉट करना होगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो एक क्वेश्चन का ग्राफ प्लॉट करके मैं आपको रफली होगा बोर्ड पे तो रफली प्लॉट करके दिखा देता हूँ। बाकी आपको ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कॉपी पे प्लॉट करना है, क्लियर है। तो मैं सिर्फ ये 2 इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या क्या है ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद ये जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं क्या क्या है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी वो है x - 7y + 42 = 0 और जो सेकंड है वो है x - 3y - 6 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनका। पहले फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 माइनस या प्लस 7y। यहां से टेबल प्लॉट करते हैं, ये x ये y। अगर मैं y की वैल्यू कुछ पुट करूंगा तो x के अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x में 42 आएगी, बहुत ज्यादा लंबा ग्राफ हो जाएगा हमारा, तो वो नहीं पुट कर रहे, तो मैं y की वैल्यू -6 पुट कर देता हूँ। अगर y की वैल्यू देखो -6 होगी तो 42 प्लस 7 इंटू -6, तो 42 माइनस 42 क्या आ जाएगा x। क्लियर है? 0 वैल्यू आई है तो यहाँ पे क्या होगा -6। दूसरा क्या करें, -5 कर लेते हैं, तो ये 35 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आपको 3 वैल्यूज निकालनी, मैं 2 ही निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह है नहीं। तो ये 2 वैल्यूज होगी फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। अब जो सेकंड इक्वेशन है वहां से ऐसे लिख सकते हैं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा क्योंकि इस साइड जाएगी, तो यहाँ 6 वैल्यू पुट करेंगे तब 0 आएगा, और ये 5 करेंगे तब ये आएगा -7, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू यहां से हो जाएगा 3y प्लस 6, तो बनाते हैं x और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा 6, ठीक है। y की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं तो -3 और ये आ जाएगा 3। ये 2 वैल्यू जान लो हमारे पास। तो यहां से अब क्या करना है आपको, ग्राफ प्लॉट करना है इसका। मैं रफली ग्राफ प्लॉट करता हूं इसका, 9th क्लास में बड़े अच्छे से सीख गया था ग्राफ प्लॉट करना, तो यहाँ ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो रफली सा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ इसका, इधर x एक्सिस और ये y एक्सिस, जो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्लियर है ना। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट 0,6 x0 y6, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,6। दूसरा है x -7 और y5, तो यहां इंटरसेक्शन आएगा इसका, ये होता है। फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर दो, दोनों से पास हो जानी चाहिए। यहाँ इसका नाम लिख देंगे x, कौन सी इक्वेशन है, x -7y प्लस 42 इक्वल टू 0। स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन है फर्स्ट पॉइंट 6,0 x6y0, ये हो गया, और x3y -1 यहाँ कहीं पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा इससे, ठीक है। ये पॉइंट था 6,0 और ये पॉइंट है 3,-1, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, आगे एक्सटेंड कर दो उसको। तो ऐसा ये कौन सी होगी, ये इक्वेशन थी हमारी x -3y -6 इक्वल टू 0। ये इसका होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आ जाए, आप तो ग्राफ पेपर में करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी वो, तो इसको आपको ढंग से बनाना है, क्लियर है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, इस टाइप का 9th में क्वेश्चन आया है। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900, 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of same kind for ₹1,300. Represent the situation algebraically and graphically. कहता है कि कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदी हैं ₹3,900 में, ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद जो भी है अनदर बैट, एक बैट और 3 बॉल सेम काइंड की, वो ₹1,300 में खरीदे। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। कैसे, कॉस्ट के ऊपर बात चल रही है, 2 कंडीशन तो मैंने आपको पहले बताया था, 2 कंडीशन गिवन होंगी बिकॉज हमने 2 इक्वेशंस फॉर्म करनी है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें कॉलम लेट सॉल्यूशन इसका, लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट, बैट की कॉस्ट मैंने मान ली ₹x, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ए बॉल मान लेते हैं ₹y,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले केस में कितने बैट खरीदे उसने 3 बैट्स, एक बैट की कॉस्ट है x, तो 3 बैट से क्या होगी 3 इंटू एक्स। अगर एक बैट की कॉस्ट 500 है तो 3 बैट से क्या होगी 3 इंटू 500 यानी कि 1500। इसी तरीके से अपने x मानी है तो क्या हो जाएगी 3x। तो एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल क्या होगी 3y। दोनों को इकट्ठे खरीद के लाया तो प्लस कर दिया, कितने रुपए लेके आया है 3900। ये बात दोनों एक साथ लेके आए ना, तो वो दोनों के पैसे प्लस होकर 3900 रुपए उसने दिए, 3900 रुपए। ठीक है, तो अब ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज में तो लिखिए कि तीनों टर्म्स जो है 3 से डिवाइड हो, तो 3 से पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड। दोनों साइड 3 से डिवाइड करते क्या हो जाएगा x, ये 3 टू जाए x, और यहाँ क्या बचेगा 1300। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे किस साइड लिया x प्लस 2y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, उसके बाद अनदर बैट, अनदर मतलब एक ही बैट लेके आया तो उसकी कॉस्ट तो क्या होगी x, और 3 बॉल लेके आया 3 बॉल की 3y इज इक्वल टू 13। इसको सेट लेंगे तो x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन आ गई है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट आपको खुद करनी है, ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन आपको खुद बनानी है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples, 2 kg grapes is 300. सेम तरीके का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में बैट और बॉल खरीद रहा था, 2 क्वांटिटी। इस क्वेश्चन में एप्पल और ग्रेप्स हैं। 2 कंडीशन दे रखी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक की कॉस्ट x मानी थी, एक की y, इस क्वेश्चन में भी एप्पल की कॉस्ट x मान लेते हैं, ग्रेप्स की y मान लेते हैं। राइट, cost of apples rupees x, cost of grapes is equal to rupees y, cost of 1 kg होगा of 1 kg, ऐसे यहाँ पे भी 1 kg की मात्रा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो कंडीशन है उसमें इसने 2 kg एप्पल्स खरीदे हैं, तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट हमने x मानी है, 2 kg क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स y, कितने के लाया 160 की। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 2x प्लस y, इस साइड आगे माइनस कर देंगे, 260 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुछ दिन बाद 4 kg एप्पल्स लेके आया। 4 kg मतलब 1 kg की कॉस्ट x है, तो 4 kg क्या हो जाएगी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, तो 2y इज इक्वल टू 300। 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो कर लो, 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। 150 साइड आगे माइनस, 2x प्लस y माइनस 150 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया है, एल्जेब्रिकली आपको खुद करना है। तो फर्स्ट जो लेक्चर है इसमें हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करना सीखा है इक्वेशंस को। अब जो आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। एक तरीका तो ये ग्राफिकली होता है इनका सॉल्यूशन फाइंड करने का, कि अगर इंटरसेक्ट कर दी जिस पॉइंट पे वो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले तो सिर्फ आप इनको रिप्रेजेंट करना सीखो, उसके बाद फिर हम इनके सॉल्यूशन की आगे बात करेंगे। काफी लेंथी 6-7 एक्सरसाइज का चैप्टर है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी काम आएगा। बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।